Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic retail management and overview. So let's start. तो सबसे पहले रिटेल मैनेजमेंट क्या है। रिटेल मैनेजमेंट दो वर्ड से बना है, दैट इज़ रिटेल एंड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं एंड कंट्रोलिंग करते हैं, सो दैट जो भी चीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं उसे बेस्ट वे में परफॉर्म कर सकें। मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर on a common platform and make them to work on a single unit to achieve goals and objective of organization। कि organizations की ultimate goal, main goal और objective को achieve करने के लिए जब हम number of person को इकट्ठा लेके आते हैं, उनसे काम कराते हैं, उनके काम को plan करते हैं, organize करते हैं, direct करते हैं, control करते हैं, that is management। और अब हमारा क्या है, रिटेल मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट हमें पता चल गया क्या है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि लोगों को एक काम करने के लिए इकट्ठा लेके आना, उनकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करना, सो दैट हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। नाउ रिटेल, तो रिटेल क्या है? जब भी आप रिटेल आपके माइंड में आता है तो आपके माइंड में आएगा सप्लाई चेन। सप्लाई चेन के थ्रू आप रिटेल को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसे कौन बनाता है? मैन्युफैक्चर बनाता है। मैन्युफैक्चर कौन है? जिसने उसे एक्चुअल में बनाया है, जो वो कंपनी है जहाँ पे वो एक्चुअल में बना है। मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, अब वो डायरेक्टली अपने हर कस्टमर से तो मिल नहीं पाते, इसलिए वो क्या कर देते हैं, होलसेलर को अपना सामान दे देते हैं। होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में उनसे बाय करता है। होलसेलर क्या करते हैं, रिटेलर को अपना सामान देते हैं और रिटेलर डायरेक्टली कस्टमर को पहुँचाते हैं। तो रिटेल क्या है, लास्ट चेन है हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। यानी कि ये जो हमारी सप्लाई चेन है उसमें जो लास्ट पर्सन है, लास्ट बिजनेस पर्सन जो उससे कनेक्टेड है, जो डायरेक्टली हमारे किससे डील करता है, कस्टमर से डील करता है, वो हमारा क्या है, रिटेल है। सो रिटेलिंग क्या है, अ सेट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दैट ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट एंड सर्विस सोल्ड टू द कंज्यूमर फॉर द पर्सनल और फैमिली यूज। कि हमारे कंज्यूमर कौन होते हैं, जो पर्सनल और फैमिली यूज़ के लिए। जैसे अगर आप कहीं पे जाते हो, किसी भी शॉप पे जा रहे हो, वहाँ से आप कुछ परचेज़ कर रहे हो, जिसे या तो आप खुद कंज्यूम करोगे या आपकी फैमिली का कोई पर्सन कंज्यूम करेगा, तभी आप कंज्यूमर हो। अगर आप उसे कंज्यूम कर रहे हो, आप उसे खरीद रहे हो, आपने उसे बाय किया ताकि आप उससे एक और न्यू प्रोडक्ट बना सको, तो इसका मतलब क्या है, आप कंज्यूमर नहीं हो, आप क्या कर रहे हो, बिजनेस यूज़ के लिए कंज्यूम कर रहे हो। तो जब आप बिजनेस यूज़ के लिए कंज्यूम करते हो वो रिटेल नहीं है। रिटेल एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे कंज्यूमर्स होते हैं, यानी कि जहाँ पे अल्टीमेट जो यूजर्स हैं, जो पर्सनल और फैमिली यूज के लिए परचेज करते हैं, वो पर्सन्स मीट होते हैं, दैट इज रिटेलिंग। तो रिटेलिंग हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का लास्ट पार्ट है, जो डायरेक्टली कस्टमर्स और कंज्यूमर के साथ डील करता है। कौन से कंज्यूमर्स के साथ? जो एक्चुअल में उसे कंज्यूम करते हैं, या तो खुद पर्सनली या फिर उनके फैमिली, वो हमारे क्या होते हैं, रिटेलर। तो रिटेलर की अगर सिंपल पिक्चर आपको अपने माइंड में देखनी है तो वो क्या है, जो भी शॉपकीपर्स आप बोलते हो, जो शोरूम्स है जहाँ से आप परचेज करते हो किसी भी प्रोडक्ट को, वो आपके क्या है, रिटेलर है। अ रिटेलर इज़ अ बिजनेस दैट सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर फॉर पर्सनल एंड फैमिली यूज़। यानी कि जहाँ से डायरेक्टली कस्टमर बाय करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रिटेलर। हमारे जो रिटेलर्स हैं वो हमारे किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि वो हमारे कस्टमर्स को स्मॉल क्वान्टिटी में प्रोवाइड करा सकें। अब अगर एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल हम कोलगेट कंपनी का एग्जांपल लें, तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक या दो कोलगेट ही बनाती है, वो तो लाखों कोलगेट बनाती है, दिन में हज़ारों कोलगेट बनाती है। अब वो हमारे कस्टमर्स के साथ एक एक करके, तो डायरेक्टली जो ब्रांड है वो तो आपसे डील कर नहीं सकता, तो वो उनको क्या कर देती है, फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने अगर 1000 बनाई है तो वो क्या करेगी, होलसेलर्स को, उसको 2 होलसेलर्स ने उसे बेच दिया कि उसने 500 करके लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर को बेच दी। अब होलसेलर क्या करेंगे, रिटेलर को बेच देंगे। जितने भी रिटेलर्स हो सकते हैं डिफरेंट रिटेलर को मिल जाएंगे, क्योंकि कोलगेट ऐसा प्रोडक्ट है आपको हर शॉप पे मिल जाएगा। तो ये सारी शॉप क्या है, रिटेलर है। हर रिटेलर को कहाँ से मिला होता है, होलसेलर से मिला होता है। अब होलसेलर का काम क्या था, रिटेलर को देना, और रिटेलर का काम क्या है, कस्टमर को प्रोवाइड करना। कस्टमर्स को ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटी में सेल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कस्टमर्स हैं। अब आप कस्टमर हो, आपको तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, तो आप 100-200 कोलगेट के पैक तो खरीदोगे नहीं, आप तो 1 खरीद लोगे, 2 खरीद लोगे, इससे ज़्यादा आप क्या ही लोगे। तो इसका मतलब क्या, आपको स्मॉल क्वांटिटी में बाय करना होता है। अब एक कंपनी जो हज़ारों बना रही है, वो कस्टमर्स को 1-1 2-2 तो देती फिरेगी नहीं, वो क्या करती है, अपने आगे चेन यूज़ करती है, एजेंट्स को यूज़ करती है। वही हमारे क्या होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, जो डायरेक्टली कस्टमर्स को उनका प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। रिटेल मैनेजमेंट, तो अभी तक हमने क्या देखा, मैनेजमेंट क्या है और रिटेल क्या है। अब है रिटेल मैनेजमेंट। तो रिटेल मैनेजमेंट क्या है, द वेरियस प्रोसेसेस विच हेल्प द कस्टमर टू प्रोक्यूर द डिजायर मर्चेंडाइज फ्रॉम द रिटेल स्टोर इज नोन एज रिटेल मैनेजमेंट। कि रिटेल स्टोर, अभी हमने देख लिया कि रिटेल स्टोर क्या है, जहाँ से हमारा कस्टमर डायरेक्टली डील करता है। तो रिटेल मैनेजमेंट क्या है, वो सारी प्रोसेसेस जो हेल्प करती हैं कस्टमर को कि वो उस शॉप से अपना जो
उसका मन करता है, जो उसकी डिज़ायर प्रोडक्ट है उसे खरीद सके और उसे ले सके, यूज़ कर सके, दैट इज़ रिटेल मैनेजमेंट। यानी कि कस्टमर की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, सारी चीज़ें, सारी मैनेजमेंट कस्टमर की, सो दैट वो रिटेल से बेस्ट प्रोडक्ट ले सके, दैट इज़ रिटेल मैनेजमेंट। Retail management include all the steps required to bring the customer into the store and fulfill the buying needs। यानी कि सारे वो steps जिसके थ्रू आप कस्टमर्स को अपने उसके स्टोर के अंदर, शॉप के अंदर लेके आते हो और उनके नीड को सेटिस्फाई करते हो ताकि उनको बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके, दैट इज़ रिटेल मैनेजमेंट। रिटेल मैनेजमेंट मेक शॉपिंग अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस एंड एंश्योर द कस्टमर्स लीव द स्टोर विद स्माइल। कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन रिटेल मैनेजमेंट कर रही है, अगर एक शॉपकीपर रिटेल मैनेजमेंट करता है तो उसको क्या हेल्प होती है कि वो अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है कस्टमर्स को, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी शॉप पे अट्रैक्ट करेगा और उनकी नीड को फुलफिल कर सकेगा। उनको जैसा प्रोडक्ट चाहिए, जैसा उनका मन है वैसा प्रोडक्ट उन्हें प्रोवाइड करेगा, सो दैट कस्टमर स्माइल के साथ, हैप्पी फेस के साथ आपकी दुकान से बाहर जाए। इन सिंपल वर्ड्स, रिटेल मैनेजमेंट हेल्प कस्टमर शॉप विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो रिटेल मैनेजमेंट क्या है? रिटेल मैनेजमेंट करता हमारा कौन है? रिटेलर है। रिटेलर ही रिटेल मैनेजमेंट करेगा, बट की क्यों जाती है? ताकि कस्टमर इजीली शॉपिंग कर सके। क्योंकि अगर आपका दुकान है, फॉर एग्जांपल आपकी खुद की शॉप है, वहाँ पे अगर कस्टमर के लिए आप ये इजी बना देते हो कि कस्टमर आके आराम से इजीली बाय कर सके, इजीली प्राइस को देख सके, कस्टमर को चेक कर सके, अपने प्रोडक्ट जो भी उसे चाहिए उन सबको वो चेक कर सके, टेस्ट कर सके, तो अगर आप उनके लिए ये ईजी बनाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे और जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी लॉयल्टी भी बनी रहेगी। तो सिंपल वर्ड्स में रिटेल मैनेजमेंट क्या है? वो सारी प्रोसेसेस, वो सारी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म करना ताकि कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट करो और वो इजीली शॉपिंग कर सके, सो दैट वो सेटिस्फाइड रहें और एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जाएं। नाउ रिटेलर्स कैसे कैसे हो सकते हैं? ये सभी हमारे वॉलमार्ट है, रिलायंस है, ईजी डे है, ये सब हमारे बिग बाज़ार, ये सब क्या आते हैं? रिटेलर्स हैं, जहाँ पे जाके कस्टमर्स क्या कर सकते हैं? अपने मनपसंद जो भी उनके फेवरेट थिंग्स हैं, जो भी उनकी नीड है, रिक्वायरमेंट है, उन चीज़ों को परचेज कर सकते हैं, वो हमारे सब हैं रिटेलर्स हैं। सो रिटेलर्स नेचर क्या होता है? मोम एंड पॉप स्टोर्स, यानी कि ऐसे रिटेलर्स का मतलब क्या होता है? जो मेन, अगर हम रिटेल की बात करें तो मेन पिक्चर जो हमारे माइंड में आती है ना, वो आती है ऐसे स्टोर्स, जैसे किरियाना की बात करते हैं हम, तो वो हमारा क्या है? जहाँ पे इजीली हमें जो भी सामान चाहिए हो, जिस भी तरीके का चाहिए हो, ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ मिल्क रखते हैं, उनके मिल्क भी होती है, उनके पास ब्रेड भी होती है, उनके पास कोलगेट भी होती है, उनके पास नूडल्स भी होती है, तो वैरायटी ऑफ चीज़ें वो अपने पास रखते हैं, वैरायटी ऑफ थिंग्स अपने पास रखते हैं, जिससे कस्टमर डायरेक्टली उनसे परचेज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा? रिटेलर कौन है और रिटेलर के बाद रिटेल मैनेजमेंट क्या है। तो रिटेल मैनेजमेंट क्या हुई? रिटेल मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? सारी प्लानिंग करते हैं, सारी प्रोसेसेस को डिज़ाइन करते हैं ताकि कस्टमर्स ईजिली हमारी शॉप पे आ सकें, ईजिली परचेज करें, उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहे, सो दैट वो बार बार हमारी शॉप में आए और हम अच्छी मैनेजमेंट मेंटेन रखें। अब रिटेलर्स के क्या फंक्शंस होते हैं? क्या 4 बेसिक फंक्शंस हैं जो रिटेलर्स क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। तो 4 बेसिक फंक्शंस हमारे रिटेलर की क्या है? ब्रेकिंग बल्क, होल्डिंग इन्वेंट्री, प्रोवाइडिंग असॉर्टमेंट एंड ऑफरिंग सर्विसेज। पहला है ब्रेकिंग बल्क। जैसे मैंने बताया कि जब भी हमारे सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होते हैं जो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में, देन उनसे होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर। तो रिटेलर क्या करते हैं? एक तरीके से बल्क यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी को ब्रेक कर देते हैं, स्मॉल स्मॉल अमाउंट में बांट देते हैं। अब रिटेलर के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं? स्मॉल क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक दिन में हज़ारों कोलगेट बना रही है, उसके पास जाके एक कस्टमर डील करे, ऐसा तो होगा नहीं। कस्टमर किसके पास जाएगा? रिटेलर के पास जाएगा, जिसके पास स्मॉल क्वांटिटीज़ होंगी, जो आपको स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ 1 पैक 2 पैक ऐसे प्रोवाइड करा देगा। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ब्रेकिंग बल्क, यानी कि लार्ज क्वांटिटीज़ को स्मॉल में डिवाइड करना ताकि कस्टमर्स उसे ईजिली परचेज कर सकें। देन सेकंड इज़ होल्डिंग इन्वेंट्री। सिंपल सी बात है, जैसे मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चर बना के अगर उनके पास ये एजेंट्स नहीं होते, अगर होलसेलर नहीं होता, रिटेलर नहीं होता, तो वो क्या करना पड़ता? उन्हें स्टोर करके रखना पड़ता। तो अगर वो स्टोर करके रखते तो उन्हें ज़्यादा एरिया की रिक्वायरमेंट होती और उसकी वजह से उनकी प्रोसेसिंग या फिर प्रोडक्शन में कमी आती। बट रिटेलर क्या करते हैं? हेल्प करते हैं होल्डिंग इन्वेंट्री में, यानी कि अपने पास, जैसे कस्टमर तो 1 पैक लेके आ रहा है कोलगेट का, बट उनके पास तो 100 200 300 होते हैं ना, क्योंकि कस्टमर्स आते रहते हैं, उनसे खरीदते रहते हैं, आप अकेले कस्टमर्स तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या है? वो एक तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसकी हेल्प करती है उनकी इन्वेंट्री को होल्ड करने की। तो उनका एक क्या है? फंक्शन ये भी है कि वो अपने पास इन्वेंट्री होल्ड करके रखते हैं, सामान रखते हैं, ताकि जब भी कस्टमर आए उनकी नीड को फुलफिल किया जा सके। प्रोवाइडिंग असॉर्टमेंट। प्रोवाइडिंग असॉर्टमेंट का मतलब क्या है? कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ थिंग्स प्रोवाइड करना।
अगर कोलगेट है तो सिर्फ उनके पास कोलगेट ही नहीं है, टूथपेस्ट के अंदर पेप्सोडेंट भी है, क्लोजअप भी है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करना, नूडल्स के अंदर मैगी भी है, yippee भी है, बिस्किट के अंदर भी हर तरीके के बिस्किट हैं, चॉकलेट्स के अंदर भी सारी चॉकलेट है। तो सारी चीज़ों को वो सारी चीज़ों को रखते हैं कंज्यूमर के लिए, ताकि कंज्यूमर को जो भी वैरायटी चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए वो उसे मिल जाए। तो हमारे रिटेल स्टोर क्या होते हैं, जो डिफरेंट प्रोडक्ट रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनके पास चॉकलेट भी है, बिस्किट भी है, कैंडीज़ भी है, मिल्क भी है, बुक्स भी है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें रखते हैं, एज वेल एज उन चीज़ों के भी डिफरेंट वेरिएंट्स रखते हैं। यानी कि चॉकलेट भी सिर्फ एक टाइप की नहीं है, किटकैट भी है, बार्बन भी है, जितने तरीके की चाहिए सारी तरीके की किट उसके अंदर चॉकलेट भी है, और जो भी उन्हें चाहिए वो हर वेरिएंट्स में प्रोवाइड करते हैं। तो असॉर्टमेंट का मतलब क्या है, वैरायटी भी है एज वेल एज डेप्थ भी है। देन ऑफरिंग सर्विसेज, फोर्थ फंक्शन क्या है कि सर्विसेज को ऑफर करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी स्टोर पे जाते हो, किसी शॉप पे जाते हो, तो प्रोडक्ट के साथ साथ आपको सर्विसेज भी मिलती हैं। कितने अच्छे से वो आपको डील करते हैं, कितनी देर आपको खड़ा रहना पड़ा, कितने अच्छे से उन्होंने बात की, कितने वो सॉफ्ट स्पोकन है, अगर आपको कोई डाउट है तो क्या वो उसे क्लियर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, सर्विसेज हैं। तो टेंजिबल प्रोडक्ट के साथ साथ, यानी कि जो प्रोडक्ट आप खरीदने गए हो उसके साथ साथ सर्विसेज भी आपको ऑफर करते हैं। तो 4 मेन फंक्शंस रिटेलर के क्या हैं, ब्रेकिंग बल्क, होल्डिंग इन्वेंट्री, प्रोवाइडिंग असर्टमेंट एंड ऑफरिंग सर्विसेज। नाउ कि हमारी रिटेलर्स जो होते हैं वो वैल्यू ऐड कैसे करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मैन्युफैक्चरर ने डोल को बनाया, उसके बाद वो क्या होगी, इज डेवलप्ड इन सेवरल स्टाइल्स, कि बहुत से स्टाइल्स में होगी, पिंक कलर की होगी, ब्लू कलर की होगी, रेड कलर की होगी। देन अब हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, फॉर एग्जाम्पल वो चेन्नई में बनाता है, तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ चेन्नई के लोग ही डोल परचेज करते हैं, वो तो ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी परचेज कर सकता है। तो विद द हेल्प ऑफ होलसेलर्स, रिटेलर्स, वो क्या करता है, अलग अलग लोकेशन पे भेज देता है, और उसकी वजह से हम क्या सकते हैं, ईजिली अपने कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। एज वेल एज जो हमारे रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं, क्रेडिट पेमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो हमारी एरो है ये शो कर रही है कि जैसे जैसे प्रोडक्ट रिटेलर्स के पास पहुंचता जाता है, उसके साथ साथ उसके अंदर कन्वीनियंस आती रहती है, उसके साथ साथ उसके अंदर एक एडिशनल फीचर ऐड होता रहता है जो कस्टमर के लिए वैल्यू ऐड करता है, क्योंकि उसे वो सही टाइम पे, सही प्राइस पे, क्रेडिट के साथ अच्छे से अवेलेबल हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर के बाद रिटेलर, और रिटेलर के बाद कंज्यूमर। अब होते हैं रिटेलिंग, दो तरीके की होती है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। जो आप पहले बहुत बार, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपने बहुत बार देखा भी होगा। द इंडियन रिटेल इंडस्ट्री, अगर इंडियन रिटेल इंडस्ट्री की बात करें तो दो तरीके से रिटेलिंग को डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स कौन से हैं, जो हम बनिया या किराना की दुकान बोलते हैं ना, ये शॉप हमारी किसके अंदर आती है, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल। अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर क्या है, जो लिस्टेड नहीं होते किसी भी रजिस्टर में, किसी भी गवर्नमेंट एप्लीकेशंस में वो रजिस्टर्ड नहीं है, कि जिनकी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, कोई किसी तरीके का टैक्स वो पे नहीं करते, जैसे सेल्स टैक्स है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, वो सब उन्हें पे नहीं करना पड़ता, उन सब चीज़ों के लिए वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो हमारे क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स। यानी कि इतनी शॉप आपने देखी होंगी, जैसे जो रेहड़ी लगा लेते हैं ऐसे लोग होते हैं, या फिर जिनकी पान की शॉप होती है, ये सब क्या होता है, ये कोई टैक्स वगैरह तो पे नहीं करते, बट हैं तो रिटेलर ना, कस्टमर के साथ डायरेक्टली डील कर रहे हैं, लास्ट में कंज्यूमर को ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन रिटेलर्स को हम क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स। और ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स क्या होते हैं, ऐसी कंपनी जो लाइसेंस्ड है, गवर्नमेंट के थ्रू उन्हें लाइसेंस मिला हुआ है, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स सब कुछ पे करती हैं, जैसे डिपार्टमेंट स्टोर है, सुपर मार्केट है, हाइपर मार्केट है, मॉल्स है, ये सब हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर के अंदर आते हैं। सो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल क्या हुआ, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल्स रेफर्स टू द सेटअप ऑफ एनी रिटेल चेन सपोर्टेड बाय वेल डिफाइंड सप्लाई चेन। यानी कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, इन सब चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं, कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, इस तरीके से जो इस सीक्वेंस को अच्छे से फॉलो करते हैं, टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड है, लाइसेंस है, उन कंपनीज़ को, उन जगह को हम क्या बोलते हैं, उन रिटेलर्स को क्या बोलते हैं, कि वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल है। ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर लाइक कटिंग डाउन ऑफ मिडल मैन, रिमूविंग ऑफ बॉटल नेक along the supply chain, efficiency in the process, the end user is rewarded with a better product at a cheap price as against the unorganized retail sector। कि आप अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड को कंपेयर करोगे ना, तो आपको एक डिफरेंस नजर आएगा कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो है, फॉर एग्जांपल कि जो अच्छे से लाइसेंस्ड है, सुपर मार्केट है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के, ज़्यादा अच्छे प्राइस पे, अच्छे एनवायरनमेंट में प्रोडक्ट मिलेंगे इन कंपेरिजन टू अनऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि वो सेल्स टैक्स वगैरह देते नहीं, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, इतनी अच्छी मेंटेनेंस नहीं होती। तो जो ऑर्गेनाइज्ड स्टोर होते हैं ना, वो हमें ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं इन कंपैरिजन टू अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर।
As the consumer base is growing each minute, the organized retail sector is believed to have a huge growth potential. कि टाइम के साथ ऑर्गेनाइज रिटेल बहुत बढ़ रहा है. अब तो रूरल एरिया, गाँव के अंदर भी क्या हो गए, स्टोर्स आने लगे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हर जगह, सेमी अर्बन एरिया में भी डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर मार्केट, मॉल्स बनने लगे हैं. तो इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज रिटेल अब बढ़ने लग गया है और अनऑर्गेनाइज रिटेल की जो काम है वो कम हो गई है. अनऑर्गेनाइज जो रिटेल्स है वो ट्रेडिशनली फॉलो किया जाता था, जिसके अंदर लो कॉस्ट यानी कि बहुत थोड़ा पैसा लगा के, थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगा के छोटी सी दुकान खोल लेना, जैसे कि हमारी पान की, किराना की, ये जो जनरल स्टोर्स होते हैं वो हमारे अनऑर्गेनाइज रिटेल के अंदर आते हैं. बट इंडिया के अंदर हम देखें तो ज़्यादा, अगर हम सेक्टर देखें तो ज़्यादा सेक्टर किसका है, ट्रेडिशनल यानी कि अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनाइज रिटेल. जो ये नॉर्मल जनरल स्टोर्स हैं, किराना स्टोर्स हैं, ये ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनाइज्ड सुपर मार्केट एंड मॉल्स. तो हमारे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो क्या, किससे कनेक्टेड है, अनऑर्गेनाइज रिटेल से. तो हमने क्या देखा कि रिटेलिंग क्या है, रिटेल मैनेजमेंट क्या है, उसके मेन फंक्शंस क्या है, सीक्वेंस क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल क्या है. तो ऑर्गेनाइज्ड क्या होती है, जो सेल्स टैक्स या फिर वेट के लिए, सबके लिए लाइसेंस्ड होती है, अच्छे से रजिस्टर्ड है, सारी चीज़ों को फॉलो करती है और लार्ज होती हैं. बट अनऑर्गेनाइज्ड क्या है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ जर्नल स्टोर्स, स्मॉल स्टोर्स जो बने होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन इसी में लगी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं से रिवेन्यू होती है, बट ये सेल्स टैक्स वगैरह पे नहीं करते, वो हमारे क्या है, अनऑर्गेनाइज रिटेल है. बट टाइम के साथ अगर आज हम देखें तो ग्रोथ किसकी हो रही है, हमारे जो ऑर्गेनाइज रिटेल है वो बढ़ रहा है, टाइम टू टाइम वो इंक्रीज़ हो रहे हैं. इनके अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो मीनिंग हमने कर ही लिया है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, जो रजिस्टर्ड नहीं होता है इन सब चीज़ों. ऑर्गेनाइज सेक्टर जो रजिस्टर्ड है, लाइसेंस्ड है, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है, जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ छोटी छोटी दुकान खुली हुई है, जो गवर्नमेंट के साथ कोई रजिस्टर्ड नहीं है. अगर हम गवर्नमेंट देखें कि इसे कौन गवर्न करता है, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को कोई भी एक्ट उसके ऊपर नहीं होता. लेकिन जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जैसे हाइपर मार्केट है, सुपर मार्केट है, इन सब के लिए एक्ट बने हुए हैं, जैसे मिनिमम वेज बोनस एक्ट. गवर्नमेंट के रूल जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किए जाते, बट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं. रेम्युनरेशन जो है उसके अंदर जो काम करेंगे, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपको सैलरी डेली मिलेगी, यानी कि आपकी जो मंथली सैलरी है वो आपको मिलेगी, जैसे आप किसी और कंपनी में काम करते हो. बट अगर आप किसी दुकान पे काम कर रहे हो तो आपको वेजेस मिलती हैं, जैसे दिहाड़ी नहीं बोल देते कि हर दिन की आपको वेजेस मिल जाएंगी. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपको कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती, आज आप काम पे हो कल आपको निकाला जा सकता है, बट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपको सिक्योरिटी मिलती है. वर्किंग हार्स ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के फिक्स्ड होते हैं, जैसे अगर सुपर मार्केट अगर 9 से 5 खुलेगा तो 9 से 5 ही खुलेगा, हाइपर मार्केट 9 से 5 खुलेगा, तो उनकी टाइमिंग फिक्स्ड होती है. बट हमारी सिंपल शॉप है तो हम अपनी, हमारी मर्जी है, कस्टमर आ रहे हैं तो हम ज़्यादा लंबा खोल सकते हैं, वरना नहीं खोलते, हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग वर्किंग हार्स होते हैं. ओवर टाइम के लिए ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, कि अगर आपका 9 से 5 का काम था, अगर आप 6 बजे तक काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे. बट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये नहीं होता, जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, जो भी वो काम पे रखते हैं, उन्हें जब तक दुकान खुली रहेगी तब तक काम करना पड़ेगा. सैलरी ऑफ वर्कर्स जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मिलती है, और जो ओनर डिसाइड करता है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मिलती है. और प्रोविडेंट फंड में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है, अनऑर्गेनाइज्ड का नहीं होता. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू, कीप सपोर्टिंग.